तो बिगिन करते हैं आज की क्लास को। ये आप लोग के स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन, पढ़ो सब लोग इसको। आसान ही है, अगर बेसिक डेफिनेशन वगैरह हम लोग को अच्छे से मालूम है तो ये सारा क्वेश्चन एकदम आराम से टैकल हो जाएगा। चलो पढ़ो सब लोग इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कशन करते हैं। करें डिस्कशन इसका। ओके, अब देखो इसमें क्या है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1 के विषय में क्या कमेंट है आप लोग? ये फंक्शन हो पाएगा या खाली रिलेशन रहेगा? फंक्शन है। 2 का 1 पार्टनर है, 5 का 1 है, 8 का 1 है, 11 का 1 है, 14 का 1, 17 का 1। किसी का भी पहला कंपोनेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन होगा। हम कहेंगे कि इट इज अ फंक्शन। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि भाई डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन का आंसर हो जाएगा, बताओगे आप लोग कि 2, ओके 2, 5, 8, 11, 14, 17। परफेक्ट। और रेंज क्या हो जाएगा बेटा? 1, बस 1। बस परफेक्ट। ये सबको समझ में आया? कंफर्म करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखो। 2 बताओ कि फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा? सर होगा। होगा सर। होगा। 2 का पार्टनर 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7। तो इट इज अ फंक्शन। कोई बोले कि भैया डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10। थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। 2, 4, 6, 8, 10। आगे क्या होगा बताओ? 12, 14। 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। परफेक्ट। रेंज बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्या ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? कंफर्म करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, थर्ड वाला बताओ बेटा। फंक्शन है, फंक्शन सर नहीं? नहीं होगा फंक्शन। नहीं है सर। नहीं होगा फंक्शन। और अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या हम लोग को डोमेन रेंज पे फोकस करना चाहिए? ना। नहीं। नहीं। वेरी गुड, इट इज नॉट अ फंक्शन। सो आई होप कि ये समझ में आ गया सबको। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। नेक्स्ट है ये वाला, नंबर 3। ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिगिन करते हैं इसके डिस्कशन को। सोल्यूशन। मैंने लास्ट क्लास एक दो ऐसा एग्जांपल आपको दिखाया भी था कि फंक्शन इस तरीके से आपको दिया जा सकता है और बाकी ऐसा कुछ सवाल वगैरह पूछा भी जा सकता है। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। एफ एक्स इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ 2x माइनस 5। ओके, अब अगर हमको एफ ऑफ 0 चाहिए तो इसका मतलब है कि फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने लेफ्ट साइड में x की जगह पे क्या बिठा दिया? 0। और अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पर 0 बिठाया है तो राइट हैंड साइड का जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें जहां जहां हमको x दिखाई देगा वहां वहां हमको क्या बिठाना चाहिए? 0। बोलो स्टूडेंट्स, क्या ये बात आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल? 2 into 0 minus 5 which is equal to 0 minus 5 which is equal to minus 5। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही बेफालतू का एक दो बात अगर पूछना चाहूँ तो थोड़ा जवाब देने का ट्राई करूँ। यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर मैं पूछूं कि यहाँ से हम क्या कंक्लूड करें कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर एफ में होना चाहिए, तो क्या बोलोगे? 0, -5। 0, -5। परफेक्ट। और उसमें बेटा प्री इमेज कौन है, इमेज कौन है? 0 प्री इमेज है और 5 -5 0 प्री इमेज है और -5 इमेज है। परफेक्ट। इमेज। फिर नेक्स्ट बेटा इसका रोमन नंबर, ये तो 1 हो गया।
रोमन नंबर 2 में थोड़ा सा बताओ आप लोग क्या करना चाहिए। f of 7 क्या हो जाएगा? 2 times of 7 minus 5 which is equal to 14 minus 5 which is equal to 9। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा 3 नंबर पे f of -3, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 times of -3 minus 5 which is equal to -6 minus 5 which is equal to -11। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। नहीं सर। नहीं, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 नंबर के बाद में 4 नंबर भी तकरीबन वैसा ही फालतू सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार पढ़ लो आप लोग। वो पढ़ना, ओके। अब देखो बेटा, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हम ऐसा सोचें कि ये जो TC है ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है f of x को, बोला हाँ या ना। हाँ सर। और जो इक्वेशन जनरली x के टर्म्स में राइट हैंड साइड में दिया हुआ रहता था, जो एक्सप्रेशन, उसके जगह पर c के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में दिया हुआ। बोलो स्टूडेंट्स, क्या ये बात आया समझ, नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स कंफर्म करो, क्लियर? हाँ सर। तो इसमें बेटा अगर मैं रोमन नंबर 1 का बात करूं, मतलब मेरे को t of 0 चाहिए, तो अपने को क्या करना चाहिए? राइट हैंड साइड में 9 times of 0 plus 32 which is equal to how much? 32। रोमन 2 का बात करें कि t of 28 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 9 times of 28 divided by 5 plus 32। अब कैंसलेशन तो मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं, एलसीएम लेके काम करना पड़ेगा। तो 9 into 28 कितना हो जाएगा? 9 into 20 हो जाएगा 180 और 32 तो 212 मेरे हिसाब से। 252, अच्छा नहीं 72 सर, ठीक है ठीक है, 252 है। हाँ ठीक है 252 का बेटा, और प्लस 32 into 5 कितना होगा? 160, ठीक है, ये भी सही है, डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों को क्या है कि ऐड कर लो, तो 250 और 150, 300, 400, 412, 412 डिवाइडेड बाय 5। तो इतना पे छोड़ दो, जो आया वो आंसर। देखो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बेटा हम लोग को चाहिए 3 नंबर पे t of -10 चाहिए हमको। तो t of -10 का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 times of -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो 5 और ये -10 को काटो, ये हो जाएगा 2, तो ये बेसिकली हो जाएगा -18 प्लस 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। आई थिंक ये भी समझ में आया आप लोगों को। फिर इसके बाद में 4 नंबर पे बेटा देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है ये लोग। 4 नंबर पे बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ c व्हेन TC इज इक्वल टू 212। ये कुछ ऐसा हो गया कि TC का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है 212, और बोला कि इसके करस्पॉन्डिंग c बताओ। इसके करस्पॉन्डिंग अगर c बताना है मेरे को, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 9c बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212, ठीक है। दिस एम्प्लाइज 9c बाई 5, 32 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहां आ जाएगा 180। दिस एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 इंटू 5 का वैल्यू हो गया 100। तो यहाँ पर ये ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा? नहीं सर। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, 100। ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ? कंफर्म करो एक बार, हाँ या ना? ओके, और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो,
ये भी एक फालतू सा सवाल इसी टाइप के पैटर्न पे कि इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। ठीक है, तो कुछ इसमें वैसे ज़्यादा बोलने का तो है नहीं, डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। हमको चाहिए f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1। नीचे तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ही सकते हैं। अब ऊपर भी क्या है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 1.1 प्लस 1 इंटू 1.1 माइनस 1 सोच लेते हैं, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 कट गया, फाइनली 2.1 आपका आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आया सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ये थोड़ा सा क्रूशियल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। ये कई बार नहीं समझ में आता स्टूडेंट लोग, तो देखो इसको ध्यान से देखो। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ के जो भी सोचना वोचना है तो आराम से दिमाग लगा लो, फिर डिस्कशन करेंगे। सर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेंगे और फिर x का जो लिमिट्स दिया हुआ वो वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? सर उससे y एक मिलेगा, मतलब fx, और x तो सर हम लोग जो मतलब लिमिट्स के अंदर लेंगे, फिर जो ऑर्डर पेयर्स मिलेगा वो सब से पता चल जाएगा कि फंक्शन है कि नहीं है। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो कि fx के अंदर में हम 0 भी डालें, 3 भी डालें, 10 भी डालें, ऐसा? या सर बीच का कोई में नंबर सारा डालें? वैल्यूज। बीच का भी सारा वैल्यूज डालें? हाँ बीच का सारा वैल्यूज डाल पाना पॉसिबल होगा अगर मैं 0 से लेके 3 के बीच का रियल नंबर्स का बात कर रहा हूँ तो? नहीं सर। चलो उस केस में तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएगा, तो थोड़ा हम लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे शायद कि कौन सा डालें कौन सा नहीं डालें। चलो और कुछ सोचो। सर ऊपर वाला में 3 डालने से दोनों केसेस में 9 आ रहे हैं और नीचे में एक डेफिनेशन से 4 आ रहा है और एक से 6 आ रहा है। ओके करेक्ट। देखो यही चीज आप लोगों को ऑब्जर्व करना होगा। हाँ, इसमें क्या है देखो कि फर्स्ट डेफिनेशन को अगर मैं देखूं fx के डेफिनेशन को, तो fx का भी 2 डेफिनेशन दिया। fx का एक डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर और एक डेफिनेशन है 3x। एक्स स्क्वायर वाला डेफिनेशन 0 से लेके 3 तक के लिए वैलिड है और 3x का डेफिनेशन 3 से लेके 10 तक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो 0 से लेके 3 के पहले तक आप जो भी वैल्यू fx में x के जगह पर डालोगे, यू आर सपोज टू यूज द फर्स्ट फंक्शन। तो वहां पे कभी भी एक वैल्यू ऑफ x डाल के 2 आंसर आने का कोई उम्मीद ही नहीं है। स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा। सर एक बार वापस बोलिए। हाँ, बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेटमेंट है बेटा, एकदम ध्यान से ईयरफोन्स को कान में दबा के घुसा लो और अच्छे से सुनो इसको जो मैं कह रहा हूँ, एकदम फोकस करके सुनो। fx का मेरे पास 2 डेफिनेशन, ठीक है, एक पहला डेफिनेशन और एक दूसरा डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज एप्लीकेबल, फर्स्ट डेफिनेशन को हम यूज करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 एंड 3 इंक्लूडिंग दैम। मतलब 0 से लेके 3 के बीच का अगर कोई भी x मेरे को यूज करना है तो आई एम सपोज्ड टू यूज द फर्स्ट डेफिनेशन टू फाइंड द वैल्यू। कहने का मतलब कि अगर मैं इस सिचुएशन में f ऑफ 1 फाइंड करना चाहता हूँ या f ऑफ 2 फाइंड करना चाहता हूँ, तो उस केस में मेरे को ना एक्स स्क्वायर वाला डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 स्क्वायर। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा? 2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x फ्रॉम 0 to 3 के लिए मेरे को डेफिनेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें एक बढ़िया बात क्या है कि 3 को छोड़ दो, एक बार 3 के पहले तक का सोचो, मतलब 0 से लेके 3 के पहले तक का अगर मैं इन वैल्यूज का सोचूं
तो इनके करस्पॉन्डिंग तो फंक्शन का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, पहला वाला। तो कभी भी 0 से लेके 3 के बीच का अगर मैं कोई भी वैल्यू x के जगह पर डालता हूँ तो कभी भी मेरे को fx का या y का ओवरऑल 2 वैल्यू तो नहीं मिलेगा। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। सिमिलरली बेटा 3 के बाद, यानी कि आप ऐसा समझो कि x का वैल्यू अगर मैं 3 से बढ़ा लूं और 10 तक का वैल्यू ले लूं, तो ऐसा अगर मैं x का कोई भी वैल्यू लेके y का वैल्यू या fx का वैल्यू ढूंढने का अगर मैं ट्राई करता हूं, तो एवरी टाइम द डेफिनेशन अंडर वर्क विल बी द सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा मेरे को, और हर एक ऐसे x के लिए मेरे को हमेशा एक यूनिक y मिल जाएगा एकदम आराम से बाय द हेल्प ऑफ सेकंड डेफिनेशन। तो इसमें भी किसी भी x के लिए 2 अलग अलग y आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन 3 बेटा बहुत ही सेंसिटिव आदमी, 3 ठीक है। 3 को इन्होंने क्या किया है कि पहले डेफिनेशन के साथ भी एसोसिएट किया है और 3 को दूसरे डेफिनेशन के साथ भी एसोसिएट किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे को f ऑफ 3 फाइंड करना है तो मैं उस सिचुएशन में इसको भी यूज कर सकता हूँ f ऑफ 3 फाइंड करने के लिए, और मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हम यूज करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एट x इक्वल टू 3 फॉर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको यूज करके x इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड करूं तो देखता हूं कि क्या आएगा। तो f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। इससे अपना क्लेम क्या होगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर 3,9 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो f को बिलोंग करना चाहिए। सिंपल कंक्लूजन। आई डोंट थिंक कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आया होगा। रिस्पॉन्ड कर एक बार, समझ में आया नहीं समझ में आया? आगे सर। अब सिंस x इक्वल टू 3 के लिए दूसरा डेफिनेशन भी वैलिड है तो मैं उसको भी यूज करके वैल्यू निकाल के देखता हूँ कि एट x इक्वल टू 3 फॉर, इस बार मैं यूज करूंगा दूसरा डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब इसमें भी अगर मैं 3 डालूं तो f ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, इस बार होगा 3 टाइम्स ऑफ 3 विच इज अगेन इक्वल टू 9। तो देयरफॉर 3,9 बिलोंग्स टू f। तो अब इससे हुआ क्या कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 3,9 बिलोंग्स टू f, दोनों में सेम आया। कहने का मतलब है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर f में होगा, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक ही ऑर्डर्ड पेयर के अंदर में प्री इमेज 3 हुआ, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हुआ कि 3 का हमको 2 इमेज मिल रहा है, 3 का तो एक ही इमेज मिला हम लोग को। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या ये चीज बेटा आपको लगता है कि फंक्शन के डेफिनेशन के साथ में कंसिस्टेंट है कि हाँ ठीक है हर एक आदमी का एक एक इमेज होना चाहिए? हाँ। हाँ सर। ओके, लेकिन यही चीज बेटा एक बार हम लोग थोड़ा सा जी के केस में देखते हैं। एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना आप लोग, ठीक है। जी के डेफिनेशन को भी अगर आप लोग देखोगे तो आप देखोगे कि 0 से लेके 2 के पहले तक कोई पंगा नहीं है, ठीक है। आप 0 से स्टार्ट करो और 2 के पहले तक रहो, तो फॉर ऑल सच एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू बिफोर 2 आपके पास में ना जी का एक ही डेफिनेशन है। कौन सा? पहला वाला। तो कभी भी ऐसे किसी भी एक्स के लिए कभी कोई झमेला हो ही नहीं सकता, 2 अलग अलग आउटकम आ ही नहीं सकता, ठीक है। फिर 2 से स्टार्ट करके मतलब 2 को छोड़ के 2 से आगे बढ़ के 10 तक अगर आप कोई भी एक्स यूज करते तो एवरी टाइम आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? सेकंड वाला। अब एवरी टाइम अगर आपको सेकंड वाला फंक्शन यूज करना है तो ऐसे भी किसी एक्स के लिए आई डोंट थिंक कि 2 अलग अलग आउटकम आएगा। लेकिन वापस से झमेला अगर कहीं पे हो सकता है बेटा तो वो कहाँ पे हो सकता है? 2 पे, क्योंकि 2 का जो इक्वालिटी है वो ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी मेंशन किया हुआ है और नीचे वाले फंक्शन के साथ भी मेंशन किया हुआ है। तो 2 का वैल्यू निकालना, उसके लिए हमारे पास में 2 डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स आ रहा है बात समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ। हाँ सर। अब 2 डेफिनेशन है तो निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। देखो कि एट x इक्वल टू 2 फॉर gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखना क्या हो जाएगा, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एट x इक्वल टू 2 फॉर gx इज इक्वल टू 3x। तो इस बार g ऑफ 2 बेटा अगर निकालोगे 2 कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 6।
कंक्लूजन, पहले वाले से कंक्लूजन कि 2,4 ऑर्डर्ड पेयर जो है दैट मस्ट बी बिलोंगिंग टू जी। सेकेंड वाले से 2,6 ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी बिलोंगिंग टू जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जी के अंदर में 2 डाल के आपको 2 अलग अलग आउटकम मिल पा रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ बेटा सर। ये चीज फंक्शन के डेफिनेशन के साथ में कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है? नहीं कंसिस्टेंट नहीं नहीं है। है। फंक्शन का ये कैरेक्टर था कि 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का प्री इमेज सेम हो, कि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं था? नहीं था। या अगर मैं ऐसा बोलूं कि पहले सेट के एक आदमी का कितने के साथ में कनेक्शन होना चाहिए था? 2 अलग अलग आदमी के साथ कि एक ही आदमी के साथ? स्टूडेंट्स, सर एक ही आदमी एक ही के साथ। एक ही के साथ। तो एक ही के साथ अगर बेटा कनेक्शन होना चाहिए था, तो सेकंड वाले में तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि 2 का कनेक्शन 2 आदमी के हाँ साथ, सर। 4 के साथ भी कनेक्शन है और 6 के साथ भी कनेक्शन है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हमारा कंक्लूजन यहाँ पर क्या होगा कि देयरफॉर जी इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है? और एफ में तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ही हो रहा है, एफ इज अ फंक्शन। एफ में भी अगर ऐसा होता ना कि दोनों अलग अलग डेफिनेशन में 3 डाल के 2 अलग अलग आउटकम अगर हमको मिलता, तो उस सिचुएशन में एफ भी फंक्शन नहीं बन पाता। हाँ खुशी बोलो। सर आप स्टार्टिंग में कुछ एकदम क्रूशियल पॉइंट बोले थे ना, तो उस टाइम में नेटवर्क अनस्टेबल हो गया था। आप रिपीट कर सकते हो क्या? मैं बता रहा हूँ, मैंने क्रूशियल पॉइंट ये बोला था कि जैसे एफ एक्स का ये डेफिनेशन है, तो एफ एक्स में मेरे को 2 डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और 3x। ठीक है? अब एक्स स्क्वायर का जो डेफिनेशन मेरे को यूज करना है, वो मेरे को यूज करना है फॉर एक्स फ्रॉम 0 to 3। एक्स का वैल्यू जब 0 से लेके 3 के बीच में होगा, तो मेरे को एक्स स्क्वायर यूज करना है। सिमिलरली जब एक्स का वैल्यू 3 से लेके 10 के बीच में होगा, तो मेरे को 3x यूज करना है। अब लेकिन क्या है कि 0 से लेके 3 के बीच में अगर मैं एक बार के लिए 3 को छोड़ दूं, तो इन x के वैल्यूज के लिए तो मेरे पास में 2 अलग अलग डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है ना। इनके लिए तो एक ही डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ सिमिलरली सर समझ गया। हाँ, कि अगर मैं x का वैल्यू के 3 से लेके 10 के बीच का रखूं, इस टाइम पे भी एक ही डेफिनेशन अवेलेबल है। तो 0 से लेके 3 के पहले तक या 3 के बाद से लेके 10 तक, इसके बीच में कभी कोई ऐसा एक्स होगा ही नहीं जिसमें एक एक्स के लिए आपको 2 अलग अलग आउटकम मिलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन सारे एक्स के लिए एक ही डेफिनेशन है अवेलेबल। बट 3 इज अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट कि 3 के लिए 2 डेफिनेशन अवेलेबल है। तो देर इज अ चांस कि 3 जो है वो हम लोग को धोखा दे सकता है। बाकी कोई धोखा देगा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। क्या ये चीज सारे स्टूडेंट को समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ समझ। सर। तो धोखा सिर्फ कौन दे सकता है बेटा? एफ के केस में 3 दे सकता है, और जी के केस में कौन दे सकता है? 2। तो जो धोखा दे सकता है उसको डाल डाल के चेक कर दिया कि भैया धोखा तुम दे रहा है कि धोखा नहीं दे रहा है। जो धोखा दे रहा है उसके केस में फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? रिलेशन। जी इज नॉट अ फंक्शन, इनफैक्ट जी इज ओनली अ रिलेशन। ठीक है? एंड जो धोखा नहीं दे रहा है उसके केस में इट विल बी अ फंक्शन। क्या ये सोल्यूशन सबको 100% समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी आवाज उठाओ बेटा। ध्रुव, अभिलाषा, हाँ आदित्य। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो बढ़िया। तो ये था एक क्रूशियल क्वेश्चन। इसमें हमेशा याद रखना बेटा कि जिस x के वैल्यू के लिए आपको 2 डेफिनेशन अवेलेबल होगा ना, समस्या उसी के साथ हो सकता है बस, और किसी के साथ में समस्या नहीं हो सकता। तो जिसके लिए 2 डेफिनेशन अवेलेबल है, उस वाले पॉइंट पे दोनों डेफिनेशन में वो उसको डाल के आप चेक करो कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। अगर 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिला जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। और अगर ऐसा मिला कि सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सारा मैच हो रहा है, तो उस केस में इट विल बी अ फंक्शन। मैं एक बार और पूछूंगा, क्या ये सोल्यूशन 100% क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बहुत हाँ बढ़िया सर। बेटा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए 10 नंबर, एकदम लल्लूदा लाल, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर।
ट्रू फॉल्स? सर पहला वाला रिलेशन नहीं, कौन सा होगा पहला वाला? f is a relation from a to b, f is पर a होता है ना फंक्शन एवरी नहीं है, रिलेशन पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। दूसरा वाला फॉल्स है। दूसरा वाला क्यों फॉल्स है बेटा, रीजनिंग बताओ। 2 बार 2 आया वो सर। रिपीट हो रहा आ है। गया। परफेक्ट। 2,9 भी और 2,11 भी है, मतलब f में 2 डालने पे दो अलग अलग आंसर आ रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है, फंक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये रिलेशन तो यस, ठीक है, फंक्शन नो। वाई नो? सिंस 2,9 ordered pair belongs to f and 2,11 ordered pair belongs to f। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये रीजनिंग क्लियर है? हाँ सर। ओके ठीक है। और फर्स्ट केस में वैसे अगर कुछ एक्सप्लेनेशन टीचर जबरदस्ती पूछे ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लियरली f इज अ सबसेट ऑफ a इनटू b, क्योंकि आप देखो कि f का जितना ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट कहीं ना कहीं a से आया है, और जितना सेकंड कंपोनेंट है सारे ऑर्डर्ड पेयर में वो b से आया है। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि f इज अ सबसेट ऑफ a इनटू b एंड देयरफॉर f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्योंकि यही डेफिनेशन था कि a इंटू बी का जितना भी सबसेट होगा वो सारा का सारा रिलेशन होगा। स्टूडेंट्स का ये पूरा सोल्यूशन क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। ओके नेक्स्ट बेटा, अब ये कुछ थोड़ा सा मेरी तरफ से हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर का जितना अंडरस्टैंडिंग हमने अभी अप्लाई किया है उन्हीं अंडरस्टैंडिंग्स पे बेस्ड है ये वाला भी, ठीक है। चलो पहला वाला बताओ क्या होगा। सर x की जगह x+1 डाल देंगे। परफेक्ट, मतलब fx इक्वल टू जो मेरे को दिया हुआ है x² + 1। अब आप देखो मेरे से पूछा हुआ है कि f ऑफ x+1 क्या होगा, तो f ऑफ x+1 करने का मतलब क्या हुआ, क्या हम ऐसा सोचें कि x को x+1 से रिप्लेस कर दिया गया है? बोलो हाँ या ना। मतलब हाँ, x+1 का होल स्क्वायर सर। नहीं, मैं अभी उन सब पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसके बारे में जवाब दो आप लोग थोड़ा सोच के और एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर fx इक्वल टू x² + 1 है और मैं f ऑफ x+1 निकालना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि x को x+1 से रिप्लेस कर दिया गया है हाँ लेफ्ट हैंड हाँ साइड? सर। और हाँ अगर सर। लेफ्ट हैंड साइड में आपने बेटा x को x+1 से रिप्लेस किया है, तो राइट हैंड साइड में जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? x+1 होल स्क्वायर +1। सिंप्लीफाई कर लो तो x² + 2x + 1 + 1, so this is equal to x² + 2x + 2। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। ओके सर now let us go to number 2। नंबर 2 में देखो क्या है, काफी लंबा चौड़ा काम है। तो नंबर 2 को फाइंड करने के लिए पहले लेट अस फाइंड कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f of 3। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ fx, f of 3 must be equal to what? 3² + 1 which is equal to how much? 9 + 1 which is equal to 10। स्टूडेंट्स ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। अब थोड़ा बेटा ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ सोचना कि f of 3 अगर चाहिए तो f of 3 का जो वैल्यू है इस f of 3 का, वो वैल्यू कितना है? 10। तो ये जो f of 3 है, क्या इसके जगह पे हमको 10 लिख देना चाहिए? हाँ बच्चों हाँ सर। बताओ क्लियर है? अब वापस से बेटा f में अगर आप 10 डालोगे और f का डेफिनेशन है x² + 1, तो खोलोगे कैसे इसको? 101 10² + 1 which is equal to 101। और अगर आपको f of 3 चाहिए, जो कि हमको चाहिए एक्चुअली, ठीक है, हमको देखो क्या चाहिए, f of 3। इस केस में बेटा क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का भी ट्राई करना। आप ना इस लाइट ब्लू कलर के शेडिंग को आप देखो थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट
f ऑफ 3 उसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना निकल के आया 101। तो ये लाइट ब्लू वाली पार्ट को क्या मैं रिप्लेस करूं 101 से? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो f ऑफ 101 ये कितना हो जाएगा 101 101 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा 10202 सॉल्व करने पे। 01 होगा। 01 नहीं प्लस 1 करोगे ना तो फिर वो 2 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ईमानदारी से बताओ कि ये 2 नंबर वाला सोल्यूशन क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर। सात्विक? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ध्यान से देखो, थर्ड वाले में हमको क्या चाहिए कि f ऑफ fx चाहिए हम लोग को। ठीक है, देखना ध्यान से, थर्ड पार्ट हियर fx का खुद का अंडरस्टैंडिंग है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक सेकंड गड़बड़ कर दिया मैंने। fx का खुद का अंडरस्टैंडिंग है x स्क्वायर प्लस 1 और हमको वैल्यू चाहिए f ऑफ fx का, ये चाहिए हमको। ओके, तब ध्यान से सोचो कि f ऑफ fx कैलकुलेट करने के लिए डू यू थिंक कि इसका जो वैल्यू है वो इसके जगह पर बिठा देना चाहिए हम लोग को? बोलो हाँ या हाँ ना। सर। हाँ तो f की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। बोलो आ रहा है समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ हाँ सर। ओके, अब बेटा x के जगह पर ध्यान से सोचना है, x के जगह पर मतलब f के अंदर में आपने बिठाया x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं इसको fx से सोचूं तो x के जगह पर कौन बैठा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि x के जगह पर जो भी होता है उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसका स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ देते हैं, है ना। हाँ सर। तो इसका ऑपरेशन कैसे होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। प्लस 1। बहुत बढ़िया, तो खोल खाल के जो आएगा वो आंसर है, यानी कि x के पावर में 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा। यस, तो x पावर 4 प्लस प्लस 2x 2x स्क्वायर प्लस 2। मैं देखो आराम से ना 10 सेकंड वेट करता हूँ, आप लोग टाइम ले लो और मेरे को बताओ कि इसका तीनों पार्ट आप लोग को 100% आया समझ के नहीं आया समझ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा सवाल बहुत सारा आपके एग्जाम में स्कूल में बहुत जगह पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है नहीं क्लियर है रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है सर। हाँ सर। पक्का ना, बढ़े आगे तो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। अब ये भी पिछले बार के जैसा ही है, थोड़ा आसान है लेकिन। ठीक है, इसमें देखो कि fx का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को कि fx का वैल्यू क्या होगा और उसके बाद में f ऑफ समथिंग का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन हमको पूछा हुआ है f ऑफ ax प्लस b बाई bx माइनस a बताइए क्या होगा, ये पूछा हुआ हमसे। ठीक है, आप देखो कि f में अगर x डालते हो तो वो x a से मल्टीप्लाई होके उसमें b जुड़ता है और नीचे b से मल्टीप्लाई होके उसमें से a सबट्रैक्ट होता है। अब x के जगह पर इतना भयानक बड़ा सा कोई सामान लिख दिया, तब इसका क्या करना चाहिए हमको? कुछ नहीं, a से उस सामान को मल्टीप्लाई करना चाहिए और उसमें b जोड़ देना चाहिए और नीचे b से उस सामान को मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया, b से उस सामान को एग्जैक्टली यानी कि ax प्लस b बाई बी एक्स माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और इसमें से a सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या ये एक्सपेंशन क्लियर हुआ आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी थोड़ा एनर्जी दिखाओ, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ सर सर। क्लियर है सर। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिस इज सॉल्व इक्वल टू, हाँ करेंगे करेंगे बस अभी करेंगे। a टाइम्स ऑफ ax प्लस b प्लस b टाइम्स ऑफ
bx minus a divided by bx minus a whole thing divided by b times of ax plus b minus a times of bx minus a whole thing divided by bx minus a. रिस्पॉन्ड करो, यहां तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके क्या आपको बेटा लगता है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है और कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। तो डिनोमिनेटर मैंने कर दिया कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा उसको लिखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आता है। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर। फिर इसमें भी हम देखेंगे कि ए बी से ए बी कट गया और ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया। अब यहाँ से बचा क्या? यहाँ से बचा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स और नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होके क्या बचेगा यहाँ? दिस इज इक्वल टू एक्स। एक्स। देखो रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। और ये क्वेश्चन बेटा मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, मैक्सिमम स्कूल के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। आसान है बहुत, कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं, बस ये है कि हाँ फंक्शन खोलने का जो तरीका है, जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। हुआ पढ़ना? स्टूडेंट्स डिस्कस करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। ओके अब एकदम ध्यान से देखना। इसके अंदर में क्या देखो, एफ जो है वो सबसे पहले तो ये सोचना होगा हम लोग को कि डिफाइंड कहाँ से कहाँ पर है। एफ डिफाइंड है बेटा A ए to टू N। एन, जहां पर ए का मतलब हम लोग को क्लियरली दिया हुआ है 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक है। कुछ अगर नहीं मेंशन किया तो एन को हम लोग क्या सोचेंगे? नेचुरल सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो एफ एक्स का डेफिनेशन है उसको ये लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ में एन डालू, ठीक है, तो बाहर निकलेगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। कहने का मतलब है कि जो भी एफ एन के अंदर जाएगा बाहर क्या निकलेगा? उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। स्टूडेंट्स क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। और अंदर जा कौन कौन सकता है? A का सारा। ए का साथ, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो आओ एक एक करके डालते हैं। एफ में 9 डालो, ठीक है। अब 9 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होता है? 1 तो नहीं होता, 3, बस 3 ही होता है मेरे हिसाब से प्राइम फैक्टर। हाँ सर। हाँ। ओके तो एफ ऑफ 9 का आउटकम क्या होगा? 9, ठीक है। स्टूडेंट्स आया समझ, नहीं आया समझ? नहीं 3 सर 3 होगा ना? 3 होगा सर। हाँ प्राइम हाँ फैक्टर बोला ना। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हड़बड़ी में मैंने ही गड़बड़ी कर दी। 3 होगा, करेक्ट। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके अब एफ में बेटा अगर 10 डालते, ठीक है, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा? 5। 2 और 5, और उसमें लार्जर कौन सा है? 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 5। एफ में 11 डालो, 11 खुद। 11। 11 ही होगा। एफ में 12 डालो, 3 3। 3, करेक्ट। और एफ में 13 डालो, 13 13। 13।
अब रेंज का मतलब मैंने क्या समझाया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y दैट वी गेट आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पर बेटा रेंज क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? 3 5 3 5 11 11 13। 13। परफेक्ट। देखो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। ओके नेक्स्ट बेटा, ये एक मेरे तरफ से ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ये वाला देन फाइंड, नहीं सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू ये वाला देन फाइंड एफ एक्स कॉमा एफ ऑफ 2। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आप लोगों को सोचने के लिए, सोचो और सोच के बताओ मेरे को कि क्या होना चाहिए। ठीक है बेटा, आओ देखो डिस्कस करते हैं इसको। इसमें हम लोगों को एफ एक्स इक्वल मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया। सब लोग ना थोड़ा एकदम ध्यान से उसको सुनना, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। अब एक दो पहले जनरल बात करते। पहले मेरे को ये बताओ कि इस सिचुएशन में मैं x के जगह पर कुछ भी रख सकता हूँ, ये कोई रेस्ट्रिक्शन है? कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं अनटिल राइट हैंड साइड जो है वो अनडिफाइंड ना हो जाए, मतलब जो y का वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। तब तक डिफाइंड है तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो आ रहा है समझ? बोलो। हाँ हाँ अनडिफाइंड कैसे होगा? नहीं नहीं, वो तो हम लोग लकी हैं कि इस केस में बेटा अनडिफाइंड नहीं होगा। सपोज करो कि यही चीज डिनोमिनेटर में होता और 1 के जगह प्लस के जगह माइनस होता, तब तो चांसेस होता। हाँ तो माय पॉइंट इज कि यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में हम x के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं y, बिकॉज राइट हैंड साइड विल नेवर बी अनडिफाइंड। यस सर। रिस्पॉन्ड करो, ये बात आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके अब मेरे को ना fx चाहिए, तो अगर मेरे को fx चाहिए तो इसका मतलब है कि इस 3 का पत्ता साफ करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। यहाँ से 3 को हटाने के लिए मेरा क्या सजेशन है कि x के जगह पे ना एक काम करते हैं कि x माइनस 3 रिप्लेस कर देते हैं। तो x माइनस 3 प्लस 3 में आपको लगता है कि 3 3 कट जाएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो वही वाला स्ट्रेटेजी है बेटा। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू x माइनस 3, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से 3 3 कट जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके और नेक्स्ट क्या चाहिए हम लोग को बेटा? एफ ऑफ 2 चाहिए। तो अब एफ ऑफ 2 के लिए इसमें 2 डाल दो आराम से, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 12 प्लस 10, तो 14 माइनस 12 2। स्टूडेंट्स आया समझ नहीं आया समझ? आ गया। 2 के लिए x को -1 नहीं लेना पड़ेगा। देखो वो डिपेंड करता है बेटा कि आप कौन से कैटेगरी से सोचते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अगर आप x इक्वल टू -1 डालोगे तो वो आपको इसमें डालना पड़ेगा, तब x के जगह पे -1 डाल के -1 प्लस 3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। और उस केस में यहाँ का x -1 डालोगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का वैल्यू 2। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाले डेफिनेशन में fx वाले डेफिनेशन में x के जगह पर आप -1 डालते हो तो उस केस में तो f ऑफ -1 मिलेगा, f ऑफ 2 तो नहीं मिलेगा। तो fx वाले एक्सप्रेशन से यदि आप f ऑफ 2 निकालना चाहते हो तो x के जगह पर आपको क्या डालना चाहिए? 2 ही डालना चाहिए। बोलो आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ और तो सर वो आपका चॉइस है कि आप इससे आंसर निकालना चाहते हो कि ऊपर वाले से निकालना चाहते हो। ऊपर वाले से निकालना चाहते हो तो -1 डालो और नीचे वाले से निकालना चाहते हो तो 2 डाल दो। बोलो खुशी। सर हम लोग जो x माइनस 3 किया है उससे हम लोग एलिमिनेट कर दिया +3 को। सर हम हाँ। लोग डायरेक्ट तो -3 नहीं कर सकता ना? डायरेक्टली -3 करने से तो बेटा फिर क्या होगा कि f ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा, अगर x के जगह पर डायरेक्टली -3 डाल देते हो तो। हाँ ठीक है,
तो वो काम नहीं करेगा, x तो हम लोग को रखना ही पड़ेगा वहां पर, इसीलिए x माइनस 3 से रिप्लेस करके काम करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या इस क्वेश्चन का पूरा अप्रोच और थॉट प्रोसेस समझ में आया आप लोग को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक और इसी प्रोफाइल पे बेस्ड एक और सवाल लिया है मैंने, आओ इसको भी सल्टाते हैं। बोलो इसमें क्या करना चाहिए? सर x की जगह प्लस x टू। x प्लस 2, x परफेक्ट। प्लस 2 f of x minus 1 is equal to x square plus 1, ठीक है। पुटिंग x equal to x plus 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में इट विल बी f of x plus 2 minus 1, और राइट हैंड साइड में x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। x plus 2 लेकिन करने से fx थोड़ी आएगा, हाँ सर वही। x नहीं plus मतलब 1 सर, ये x प्लस तो वो ठीक है। आएगा ना। हाँ, मतलब ये वाला आंसर भी ठीक है बेटा, ये एक्चुअली में शायद विनायक ने इसका आंसर बता दिया, हाँ ठीक है। सर fx देखा ही नहीं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये काम करते हैं कि पहले एफ ढूंढ लेते हैं, तो उसके हिसाब से करेंगे तो 1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें x प्लस 1 और इधर वाले में भी x प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया एफ का वैल्यू। और अगर ओरिजिनल में ही ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और वापस अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखूं कि पुटिंग x इज इक्वल टू x प्लस 2 इन इक्वेशन 1, तो उस केस में वो दूसरा वाला आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर सर fx प्लस 1। शायद रॉन्ग आया है। सर प्लस 2 होगा क्या शायद fx का? प्लस 2 होगा। फाइनली प्लस प्लस 2 2। हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। क्लियर है अभी? हाँ सर। ओके, और बाकी नीचे वाले को कंटिन्यू कर लेते हैं। नीचे वाले में देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, एक ऐसे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं एक सवाल और बोल रहा हूँ, थोड़ा सोच के बताना। इफ f of 3x is equal to 27 x square plus 5, find fx, बोलो तो क्या करोगे? x by 3। x equals to x by 3 solution, putting x is equal to x by 3, तो ये हो जाएगा f of 3 into x by 3 is equal to 27 into x by 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, और आगे हम लोग को मिलेगा कि एफ एक्स इक्वल टू 27 इंटू सर एक्स प्लस स्क्वायर, 5। प्लस 5 लिखना भूल गए क्या? हाँ प्लस 5 इंटू 9 प्लस 5, यहाँ से काटो तो ये हो जाएगा 3, और फाइनली हमारे पास रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं बेटा 11 नंबर। ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है, वापस से पहले अच्छे से पढ़ लो फिर बात करते हैं।
हुआ पढ़ना सबका? क्या लगता है कैसे करेंगे इसमें? सर ए बी में पहले तो 2 पॉजिटिव डालेंगे तो भी तो सर मतलब पॉजिटिव ही आएगा, और 2 नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो सर मतलब एक ही प्री इमेज का दो इमेज नहीं होगा ना? दो इमेज नहीं होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली देखो इसमें क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करना, ठीक है। f इक्वल टू होना तो चाहिए था ऑर्डर्ड पेयर x, y, जहां पर x और y में कोई कंडीशन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि f इक्वल टू होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, सच दैट ए और बी दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए बस, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि x और y का वैल्यू हम कोई भी दो इंटीजर a और b के हेल्प से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट कैसे करेंगे, x विल बी टेकन एज देयर प्रोडक्ट एंड y विल बी टेकन एज देयर सम, ठीक है। अब अगर हमको कभी भी ऐसा हुआ कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला दो ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसा जनरेट कर पाए जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है लेकिन सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या ये फंक्शन के डेफिनेशन के साथ में कंसिस्टेंट रहेगा कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार। मतलब वो तो ऐसा हालत हो जाएगा ना कि एक ही आदमी का दो अलग अलग इमेज है, या आप ऐसा सोचो कि फर्स्ट सेट के एक आदमी का दो अलग अलग कनेक्शन है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? तो मैं वापस से अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ आप लोग को कि हम लोग का एम क्या रहेगा यहाँ पर, कि अगर हम कोई भी दो ऐसा ए एंड बी का वैल्यू ढूंढ पाए जिसके लिए फर्स्ट कंपोनेंट तो सेम रहा लेकिन सेकंड कंपोनेंट चेंज हो गया, ठीक है, तो उस केस में फंक्शन बोल पाएंगे कि फंक्शन नहीं बोल पाएंगे? रिस्पॉन्ड करो एक बार। नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे। फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ, हर बार ऐसा हुआ कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम है तो सेकंड कंपोनेंट भी सेम होगा ही होगा, अगर ऐसा मिला तो फंक्शन बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? बोल पाएंगे। बोल पाएंगे। तो आओ चलो हम लोग काउंटर करने का ट्राई करते हैं। अगर काउंटर करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हम लोग तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोशिश सर हम वन बोलो तो सर 1 और -1 1 और में 4 और 1 और 4 और 2 और 2 1 और 4 और 2 और 2। हाँ परफेक्ट। मतलब बहुत सारा एग्जांपल फ्रेम कर सकते हैं। जैसे देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, और साथ में इसका आप ले लो कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या होगा कि आपको फर्स्ट कंपोनेंट तो मिलेगा प्रोडक्ट यानी कि 4, सेकंड कंपोनेंट मिलेगा सम यानी कि 5, और इस केस में क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट प्रोडक्ट और सेकंड कंपोनेंट सम, तो 4,4। तो आप देख रहे हो कि ऐसा हो जाएगा। फिर मान लो कि कोई अगर चेंज करे, मान लो कि ऐसा सोच लो कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 7 ले लो। इस केस में क्या हो जाएगा, 0,2। इस केस में क्या हो जाएगा, 0,7। आप ऐसा बहुत सारा अलग अलग पेयर फॉर्म कर सकते हो जिसमें आप देखोगे कि फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट है, और ये दोनों का दोनों ही f को बिलोंग करेगा। ये भी f में होगा, ये भी f में होगा। यहाँ पर भी आप देखोगे कि 0,2 ऑर्डर्ड पेयर भी f में होगा और 0,7 ऑर्डर्ड पेयर भी f में होगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो बेटा ये ऐसा ऑर्डर्ड पेयर अगर दो दो ठो f में हुआ जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम और सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट, तो f फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके और आप दूसरा भी कोई एग्जांपल फ्रेम कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि यही एग्जांपल्स हो, ठीक है। बस इसमें ये सोचना है कि दो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर फ्रेम करना है सच दैट कि उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो और सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट हो, ठीक है। अब इसके बाद में है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। इसको एक काम करते हैं कि अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए सफिशिएंट है। आज के लिए जितना मैंने अभी बताया आप लोग को, इन सारे को अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना, तो अगले क्लास में आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग। अब और 3 या 4 क्लास लगेगा, उसमें ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए तब इतना ही। सर स्क्रीन